फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, कल हमने वॉरियर 1.0 बैच की शुरुआत करते हुए कहा था कि एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का जो प्रिपरेशन है ये 22 जून से शुरू होगा। तो आज है 22 जून। आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर से शुरुआत करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने का मतलब ये हो जाता है किससे आपका जो पैटर्न है ये पता चल जाता है। दूसरा, आपका किस सेगमेंट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं इसका पता चल जाता है। तीसरा, आपके जो पेपर की क्वालिटी है यानी कि बहुत टफ आ रहे हैं या फिर सिंपल से आ रहे हैं या फिर मीडियम आ रहे हैं इसका भी पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे इसका पैटर्न जान लीजिए। तो आपका जो परीक्षा होता है ये आपके 100 मार्क का होता है। इसमें आपके 25 नंबर के कौन सी चीज़ें होती हैं, 25 प्रश्न होते हैं 25 नंबर के, जिसमें आपका जनरल स्टडी होता है। और आपका 75 नंबर का जो होता है इसमें 75 प्रश्न होते हैं, ये आपके लैब टेक्नीशियन से संबंधित होता है। यानी कि जो पढ़ाई आप DMLT या BMLT में किए थे वो आपके 75 नंबर में शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, 25 नंबर जो होता है आपका जनरल स्टडी, मीन्स कि आपकी इसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके जनरल स्टडी में आते हैं ये प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। और 75 नंबर में आपके हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, ये सब प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम लैब टेक्नीशियन वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका 75 नंबर का होता है। उसके बाद में जनरल स्टडी को सॉल्व करेंगे जो कि आपका 25 नंबर का होता है। पहला प्रश्न हमारा है एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंटीकोगुलेंट इज, यानी कि आपका जो एंटीकोगुलेंट होता है जिसका हम उपयोग कलेक्शन करने के समय करते हैं ताकि हमारे ब्लड का थक्का ना बने, तो इनमें से आपका जो भी एंटीकोगुलेंट है वो कौन सा लिक्विड के फॉर्म में होता है। ऑप्शन हमारा है ADTA, ऑक्सलेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड। तो फ्रेंड्स, सही आंसर जाएगा आपका सोडियम साइट्रेट, क्योंकि सोडियम साइट्रेट आपके लिक्विड के फॉर्म में होता है। और इस सोडियम साइट्रेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, यह सार टेस्ट करने के लिए करते हैं और साथ साथ में आपका जो कोगुलेशन स्टडी होता है इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, मायोग्लोबिन इज ए ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन डॉट डॉट, यानी कि हीमोग्लोबिन के जैसा आपका मायोग्लोबिन भी है, ठीक है, जो कि आपके ऑक्सीजन को बाइंड करता है। बट ये कहाँ पाया जाता है, हार्ट मसल्स में, लिम्फेटिक फ्लूइड में, लीवर में या फिर प्लाज्मा में। तो फ्रेंड्स, ये आपका पाया जाता है हार्ट मसल्स में। और अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ पाया जाता है, ये आपके ब्लड में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी आपके ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ये आपके जो फेफड़ा होता है यहाँ से ऑक्सीजन को लेता है और कहाँ पे ले जाता है, ये आपके ले जाता है टिश्यू लेवल तक। और टिश्यू लेवल से आपके क्या करता है, CO2 को लाता है कहाँ तक, आपके यहाँ पे फेफड़े तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपका मायोग्लोबिन पूछा गया था, ये कहाँ पाया जाता है, तो आपके कहाँ पाया जाता है, हार्ट मसल्स में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, प्रिजर्वेटिव यूज फॉर 24 आवर्स यूरिन सैंपल इज, यानी कि अगर आपके पास 24 घंटे का यूरिन सैंपल है, इसको आपको प्रिजर्व करना है तो आप यहाँ पे कौन से पदार्थ का उपयोग करेंगे, कंसनट्रेट HCl का उपयोग करेंगे या फिर ग्लूकोज, माल्टोज, डेक्स्ट्रोज। तो फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए डेक्स्ट्रोज, माल्टोज और ग्लूकोज ये तीनों क्या करने वाले हैं, अगर आप अपने यूरिन में इसको मिला दिए तो इसके जो बैक्टीरिया का कल्चर होना है ये और तेज़ी से हो जाएगा। यहाँ पे उनका ग्रोथ और तेज़ी से होने लगेगा, क्योंकि क्या हो जाएंगे, ये इनके फेवरेट में काम करने लगते हैं, बैक्टीरिया इनको भोजन के रूप में यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे आप ग्लूकोज, माल्टोज, डेक्स्ट्रोज कोई भी शुगर नहीं लेने वाले हैं प्रिजर्वेशन के लिए। आप यहाँ पे लेंगे कंसनट्रेट HCl या फिर आपके पास टॉलुडीन है या फिर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। इन सब का उपयोग आपके यूरिन के प्रिजर्वेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन में आपके कंसनट्रेट HCl है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1 वाला सही करेंगे। आप कोई भी शुगर वाला यानी कि आपका जो भी सैकराइड होगा उसका उपयोग आप प्रिजर्वेशन के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, डॉट डॉट रिएजेंट यूज फॉर अकल ब्लड टेस्ट इज कार्सिनोजेनिक, यानी कि आपका यहाँ पे रूढ़ रक्त जांच के लिए प्रयुक्त डॉट डॉट अपक्रमक कैंसर कारक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि जब आप रूढ़ रक्त की जांच कर रहे होते हैं तो जो आप यहाँ पे रिएजेंट ले रहे होते हैं उनमें से कौन सा रिएजेंट है जिसके द्वारा कैंसर हो सकता है, ब्यूरेट, बेंडिक्स, बेल्स या फिर बेंजडीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो सही आंसर जाएगा ये आपका 4 नंबर का सही जाएगा, बेंजडीन। ये का जो टेस्ट होता है ये आपके ब्लड, आपके यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो भी आप बेंजडीन का उपयोग करते हैं, या फिर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है तब भी आप यहाँ पे बेंजडीन टेस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा बता दें, अगर आप यहाँ पे बात करें बेंडिक टेस्ट की, तो बेंडिक टेस्ट क्या करता है,
बेंडिक टेस्ट यहाँ पे ग्लूकोज के स्टिमुलेशन के लिए करते हैं। अगर और इसको स्पेशल कहना चाहते हैं तो आपके रिड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए आपका बेंडिक टेस्ट किया जाता है। जब आपके यूरिन में कोई भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस आ रहा होता है तो इसको आप बेंडिक टेस्ट के द्वारा जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर के अलावा 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, टेस्ट डन फॉर क्लॉटिंग टाइम इज कॉल्ड, यानी कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे क्लॉटिंग टाइम के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन से कैपिलरी, ड्यूक मेथड, टेम्पलेट मेथड और ईबिल मेथड। ठीक है, ईबी मेथड। तो आपका जो सही आंसर जाएगा आपका कैपिलरी ट्यूब मेथड के द्वारा हम क्लॉटिंग टाइम को क्या करते हैं, माप करते हैं। ठीक है, इनका मापन करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, एंजियोस्पर्मिया रिफर टू, यानी कि जो टर्म हमारा है एंजियोस्पर्मिया, ये कब किया जाता है। ऑप्शंस आप सीवन के केस में, ऑप्शंस आप स्पर्म के केस में, ऑप्शंस आप आरबीसी के केस में, या फिर वर्जन्स आप सीवन के केस में। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो एंजियोस्पर्मिया है, तो स्पर्मिया से थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा होगा स्पर्म आ रहा है शब्द में। तो यहाँ पे आप पहली बात इसको स्पर्म से रिलेट करिएगा और इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी कि जब आपकी बॉडी में स्पर्म की कमी हो जाती है तो आप इसको एंजियोस्पर्मिया टर्म देते हैं। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ आरबीसी नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ सीमेन नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे सीमेन लगाएंगे और उनका यहाँ पे मार्क चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीमन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीमेन के अंदर आपका स्पर्म पाया जाता है ये मानते हैं, बट यहाँ पे एंजियोस्पर्मिया का जो मतलब होता है स्पर्म की बिल्कुल ना रह जाना। ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ सीमेन, सॉरी स्पर्म। ठीक है, सीमेन तो आप भूल से भी मत कहिएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, द ए इज CPDA, ए स्टैंड फॉर डॉट डॉट एंड इट गिव बेटर प्रिजर्वेशन, यानी कि आपका जो CPDA है इनमें से ए क्या है जो कि आपका जो ब्लड है इसको बहुत बेटर से प्रिजर्व करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो CPDA है ये आपका ब्लड बैंक में उपयोग होने वाला क्या है, एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। और इसमें ए के कारण क्या होता है, आपका जो टाइमिंग होता है आपके ब्लड के प्रिजर्वेशन का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ए की बात करें CPDA में, तो ए आपका एडेनिन है। क्या है, एडेनिन है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर यहाँ पे सही जाएगा। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डॉट डॉट मेथड यूज फॉर डेमोस्ट्रेट मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि अगर आपको बैक्टीरिया की मोर्टेलिटी को डेमोस्ट्रेट करना है तो इनमें से आप कौन सा टेस्ट उपयोग करेंगे, इंडिया इंक, लैक्टोफिनॉल, लोफलर या फिर हैंगिंग ड्रॉप। तो फ्रेंड्स हैंगिंग ड्रॉप के द्वारा आप अपने बैक्टीरिया की मोर्टेलिटी या फिर अनमोर्टेलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, एंजाइम रिलेटेड टू हार्ट इज, यानी कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है, एमाइलेज, लैक्टेज डिहाइड्रोनेज, लाइपेज, एसिड फास्फेटेज। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर जाएगा यहाँ पे सेकेंड वाला, लैक्टेट डिहाइड्रोनेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, बस प्रश्न का जो घुमाने का तरीका है, पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बात समझना होगा। 10 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, हिम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिस्ट डॉट डॉट इन फेरस स्टेट, यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ये इसमें से जो आपका हिम पार्ट है ये फेरस स्टेट में रहता है। तो ये फेरस स्टेट क्या है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक ही हिम से और दूसरा आपका यहाँ पे किससे, ग्लोबिन से। किससे, ग्लोबिन से। ग्लोबिन जो होता है फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। हिम आपका क्या होता है, ये आपका आयरन पिगमेंट होता है। क्या होता है, आयरन पिगमेंट होता है, जो कि आपके रेड ब्लड सेल को क्या करता है, एक प्रकार से कलर देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हिम है ये आयरन के रूप में रहता है, और आपका कौन सा आयरन होता है, ये आपके फेरस के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, फेरस के फॉर्म में रहता है। तो ये आपका जो फेरस स्टेट है ये आपका कौन सा होता है, ये आपको पता चल गया होगा कि ये आपका आयरन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना है, हिम और ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारा प्रोटीन होता है, हिम हमारा क्या होता है, कलर पिगमेंट होता है, जो कि आपके फेरस फॉर्म में बना होता है, और ये फेरस आपका क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, कॉगुलेज टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, यानी कि आपका जो कॉगुलेज टेस्ट है ये किसके लिए पॉजिटिव होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानिए कि आपका जो कॉगुलेज टेस्ट हो, चाहे कैटालेज टेस्ट हो, चाहे एमआर टेस्ट हो, चाहे एंडोल टेस्ट हो, ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है, बायोकेमिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है, और ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में किया जाता है। ठीक है, किसके माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में किया जाता है। और आपका जो कॉगुलेज टेस्ट पॉजिटिव है ये आपके स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस में पाया जाता है।
फ्रेंड्स आपका जो बायोकेमिकल टेस्ट है इसका शुरुआत हमने अपने प्लेलिस्ट माइक्रोबायोलॉजी में शुरू कर दिया है, जिसमें 1-2 लेक्चर हो गए हैं। धीरे धीरे सारे लेक्चर को हम कवर करेंगे और आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, यानी कि अगर आप यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापना चाहते हैं तो इनमें से आप किस मीटर का उपयोग करेंगे, यूरिनोमीटर, स्टेप्टोफोटोमीटर, एल्ब्यूनोमीटर। तो फ्रेंड्स सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर के द्वारा हम यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी को नाप लेते हैं और जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका कैंसिल हो गया था। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, यानी कि WBC का जो सेल होते हैं 5 प्रकार से, इनमें से सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट्स या फिर बेसोफिल्स। आंसर आपका यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है, बेसोफिल। ठीक है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 15 नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, आप थ्योरी लेक्चर जरूर लेकर चलिएगा। ठीक है, पहले आप थ्योरी लेक्चर लीजिए, फिर MCQ, फिर थ्योरी लेक्चर, फिर MCQ, ऐसे करेंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही बेटर करेंगे। फ्रेंड्स आपका जो न्यूक्लियस स्टेन इज पेपरनकुलर स्टेन इज, यानी कि आपका जो पेपरनकुलर स्टेन है, यानी कि आपका जो पैप स्टेन है जिसकी खोज जॉर्ज पेपरनकुलस ने किया था। ठीक है, जॉर्ज पेपरनकुलस ने किया था, और इसमें से न्यूक्लियस स्टेन कौन करता है। ठीक है, यानी कि आपका जो पाइप स्टेन है इनमें से आप 2 स्टेनिंग करेंगे, एक न्यूक्लियस स्टेन, एक साइटोप्लाज्म स्टेन। तो न्यूक्लियस स्टेन कौन करेगा, टेपेन ब्लू करेगा, न्यूट्रल रेड करेगा, मेथिलीन ब्लू करेगा या फिर हीमोटॉक्सिन करेगा। तो फ्रेंड देखिए, पैप स्टेन में मेनली 2 चीज़ उपयोग किया जाता है, एक हीमोटॉक्सिन और एक आपका ईओसिन। क्या, ईओसिन उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईओसिन आपका साइटोप्लाज्म को यहाँ पे क्लियर करता है, रंगता है, और आपका जो हीमोटॉक्सिन होता है ये आपके न्यूक्लियस को रंगता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 2 बातों को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत के अनुसार एकल tRNA एक कोडान से अधिक पहचान सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका ओबेल हाइपोथेसिस, आपको जो थेसिस है इसके अनुसार ये बताया गया है। आपका जो क्रिक एंड वाटसन का जो मॉडल था ये आपकी किसका मॉडल था, ये आपके DNA का मॉडल था। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का कितना सिंपल सा प्रश्न है, आप देख ही पा रहे होंगे। FB स्टेन इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि आपका जो FB स्टेन है इसको हम दूसरे नाम से और जानते हैं, तो वो कौन सा नाम है, ग्राम स्टेन, जिन्सा स्टेन, जील नेल्सन स्टेन या फिर लिस्मन स्टेन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका FB स्टेन यानी कि एसिड फास्ट बेसलाई स्टेन है, इसको हम जेडेन स्टेन के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम हो जाता है जील नेल्सन स्टेन, जो कि वैज्ञानिक है उनके नाम पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्राम स्टेन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पहचानने के लिए। FB स्टेन का या फिर जेडेन स्टेन का उपयोग कहाँ करेंगे, हम यहाँ पे जो एसिड फास्ट बेसलाई होते हैं जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए करते हैं। ठीक है, लिस्मन स्टेन और जिम्सा स्टेन दोनों क्या हैं, दोनों आपके न्यूट्रल स्टेन है। क्या है, न्यूट्रल स्टेन है, जो कि आपके रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत आते हैं। रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत और कई सारे आपके स्टेन आते हैं, जैसे जेनर हो गया, ठीक है, जिम्सा जेनर हो गया, ये सब आपके रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 17 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज, यानी कि मूत्र का पूर्ण अवरोध ... के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 3 टर्म होता है आपके यूरिन के वॉल्यूम के लिए। ठीक है, एक आपका होता है पॉलीयूरिया, क्या होता है, पॉलीयूरिया, ठीक है, ऑल्गीयूरिया, ठीक, एक होता है एन्यूरिया। ठीक है, तो देखिए जब आपके 24 घंटे में 24 ml से ऊपर, ठीक है, 2400 ml से और ऊपर आपके यूरिन जब आने लगे, ठीक है, तो आपको पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर 500 ml तक यूरिन आ रहा है, ठीक है, तो ये कम हो जाता है, डिक्रीज वैल्यू है, बट आ रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑल्गीयूरिया। ठीक है, बट अगर आपका यूरिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या फिर आपका यूरिन 125 ml ही आ रहा है आपके 24 घंटे में, तो इसको बोलते हैं अमूत्रता या फिर एन्यूरिया। तो ऑप्शंस में आपके पूछा ही गया है कि आपका जब मूत्र पूर्ण रूप से अवरोध हो जाए, आपका यूरिन पूर्ण रूप से अवरोध हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, तो आपको एन्यूरिया कहेंगे। आपका सेकंड नंबर का यहाँ पे सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेटेड ... हार्मोन, यानी कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो देखिए यहाँ पे FSH है, HCG है और LH है, तो ये तीनों नहीं है। ठीक है, ये तीनों आपके थायराइड के द्वारा नहीं होते हैं,
आपका T3 कहाँ से होता है, ये आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। और जो आपका TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके कहाँ से होता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, ठीक, तो ये फिर ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, ये कह रहा है कि PSA स्टेन इज यूज द डेमोस्ट्रेशन ऑफ, यानी कि आपका जो PSA अभिरंजक है, इसका उपयोग कहाँ पे, किस चीज़ को स्टेन करने के लिए किया जाता है, लिपिड को या फिर एसिड फास्फेटेज को, ग्लाइकोजन को, एमेलॉइड को। तो फ्रेंड्स, आपका जो ग्लाइकोजन होता है, इसको अगर स्टेन करना है तो आप पास स्टेन का उपयोग करते हैं, जो कि आपके ज़्यादातर हिस्टोपैथोलॉजी में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको सारे जगह से आपको प्रश्न मिल रहे होंगे, माइक्रोबायोलॉजी से, हेमेटोलॉजी से, आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी से, सभी जगह से आपको एक एक दो पप्रश्न यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपको जो स्टडी करना है, ये पूर्ण रूप से सारे विषयों पर करना है। ठीक है, अब आपका 20 नंबर का जो प्रश्न है, नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल बिलिरुबिन इज। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, अब हम आपको बता दें, चाहे आपका नॉर्मल वैल्यू हो क्रिएटिनिन का, चाहे आपके यूरिक एसिड का हो, चाहे आपके T3 T4 का हो, चाहे आपके बिलिरुबिन का हो, टोटल बिलिरुबिन का हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है। ठीक है, आपको लर्न करना है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिलता जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो 0.2 से लेकर 1 मिलीग्राम % तक आपका ये नॉर्मल रेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही जाएगा। ठीक, चलिए 21 नंबर का प्रश्न आपके फिर यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से, BDRL इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि आपका जो BDRL टेस्ट है, इसका किस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, टीबी के लिए, डिप्थीरिया के लिए, निमोनी के लिए या फिर सिफिलिस के लिए। तो आप सभी को पता होगा कि BDRL का उपयोग हम सिफिलिस के लिए करते हैं। BDRL का जब हम SGPGI का एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहे थे, तो अभी हमने इसका फुल फॉर्म बताया था, इसके बारे में और थोड़ी सी बातें बताई थी, बट अभी हम इनको नहीं क्लियर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लेने वाले नहीं हैं। यहाँ पे केवल हम आपको मॉडल पेपर दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे की तैयारी को बढ़ाएंगे, सभी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पे 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्लड इज फ्लूइड स्टेट, यानी कि आपका जो रक्त है, ये तरल अवस्था में रखता है रक्त को। मेंटेन वाटर बैलेंस, आपके जल के संतुलन को बनाए रखता है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, आपके शरीर का तापमान बनाए रखता है। कंटेन एंटीबॉडीज, और प्रतिरक्षी युक्त होता है, यानी कि आपके एंटीबॉडी को कंटेन करता है। तो ये कौन सा पार्ट है, तो दीज द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, किसका है, ये प्लाज्मा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 23 नंबर पे, द टाइप ऑफ प्रोटीन इन यूरिन ऑफ माइलोमा पेशेंट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। आपको हमने SGPGI का प्रिपरेशन में हमने बताया भी था कि जब आप हीट मेथड के द्वारा प्रोटीन को निकाल रहे होते हैं, तो अगर तुरंत के तुरंत आपका कोगुलेशन नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, बहुत देर बाद बन रहा है, तो आपका क्या होता है, वो आपका बेंज जोन प्रोटीन होता है, और ये आपके मल्टीपल माइलोमा के केस में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल भी गया क्वेश्चन आपका कि आपका टाइप ऑफ प्रोटीन इन यूरिन ऑफ माइलोमा पेशेंट इज कॉल्ड, यानी कि माइलोमा के पेशेंट में जो आपके प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो उसको हम बेंज जोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये भी लेक्चर हमने ले रखा है। ठीक है, यानी कि आपका यूरिन के प्रोटीन को एस्टिमेशन कैसे करेंगे, रिड्यूसिंग सब्सटेंस को कैसे एस्टिमेट करेंगे, इसका लेक्चर हमने ले रखा है, देख सकते हैं आप जाके हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजी में। ठीक है, प्लेलिस्ट हमारा जो है। ठीक है, 24 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, फिक्सेटिव यूज इन लिस्मन स्टेन इज, बहुत ही उम्दा प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि लिस्मन स्टेन में कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल भी किए होंगे तो आप कोई भी फिक्सेटिव नहीं यूज किए होंगे। आप कहेंगे सर कैसे कैसे कह रहे हैं, हम तो फिक्सेटिव नहीं यूज किए, बट क्वेश्चन में तो फिक्सेटिव पूछा है। तो भैया देखिए, लिस्मन स्टेन में जो आपका यहाँ पे फिक्सेटिव यूज होता है, जब आप पूरा लिस्मन स्टेन प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसी में हम फिक्सेटिव को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो आपको अलग से कोई भी फिक्सेटिव यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो आपका फिक्सेटिव पड़ा होता है, एसीटोन फ्री मेथनॉल पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, एसीटोन फ्री इथेनॉल पड़ा होता है। अगर आप ये लेक्चर लिस्मन स्टेन वाला लेक्चर नहीं लिए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हमने ले रखा है। आप जाके हेमेटोलॉजी वाले पोर्शन में देखिए, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने लिस्मन स्टेन को पढ़ा, और साथ साथ हमने रोमनस्की स्टेन को भी पढ़ा, उसके प्रिंसिपल को जाना, उसके प्रोसीजर को, उसमें बफर कौन सा हम यूज कर रहे हैं, सोरेनसर बफर का फंक्शन क्या हो रहा है, सभी चीज़ों को आप वहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिक्सेटिव यूज इन लिस्मन स्टेन
एसीटोन फ्री मेथेनॉल, और जब हम पूरे आपका जो लिसमिन स्टेन बना रहे होते हैं इसी में ये मिला होता है, इसीलिए हम बाहर यहाँ पे जो एसीटोन फ्री मेथेनॉल है उसका उपयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर का जो प्रश्न है, डॉट डॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ फार्मेलिन कंटेन फिक्सेटिव, यानी कि इनमें से कौन सा फिक्सेटिव है जो कि फार्मेलिन को कंटेन करता है। कॉर्निश फ्लूइड 10% फार्मल सेलाइन, कलर फ्लूइड्स या फिर फ्लेमिंग फ्लूइड। तो आपको पता ही चल गया होगा, जब 10% फार्मल सेलाइन आ गया तो इसी में आपका जो फार्मेलिन है वो प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है पेपर का पैटर्न, इसमें पेपर का पैटर्न बहुत सिंपल है, बट इसमें वही बच्चे करेक्ट कर पाएंगे जिनकी स्टडी बेसिक से हुई होगी। किससे हुई होगी? बेसिक से हुई होगी। केवल MCQ सॉल्व करने से आप एक एवरेज स्टूडेंट रह जाएंगे, आप सबसे ऊपर नहीं आ पाएंगे। जो बच्चा अच्छे से स्टडी किया होगा, पॉइंट टू पॉइंट पकड़ के चला होगा, वह यहाँ पे एग्जाम को करेक्ट करेगा, ये तो बात पक्का है। ठीक है, 26 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, ये कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज आर डिटेक्ट बाई, यानी कि जब आप ब्लड बैंक में एंटीबॉडी को चेक कर रहे होते हैं तो उनमें से कोई ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि तुरंत दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे? इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 27 नंबर पे आते हैं। व्हिच इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट, यानी कि आपका जो मलेरिया पैरासाइट है इसके कई स्टेज होते हैं। ठीक है, जैसे oocyte हो गया, स्पिरोजॉइट्स हो गया, ठीक है, और ट्रोफोजाइट हो गया, स्नोजाइंट हो गया। तो इनमें से कौन सा स्टेज है जो कि संक्रमण करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका स्पोरोजॉइट जाएगा, तो आंसर नंबर यहाँ पे सेकेंड वाला सही जाएगा। चलिए 28 नंबर पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा यहाँ पे। तो 28 नंबर का हमारा है, लोवेंसन जेंसन मीडियम इज यूज फॉर कल्टीवेशन, यानी कि आपका जो एलजे मीडिया होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो एलजे मीडिया का उपयोग हम कहाँ करते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं। इसको हम कितने दिनों के लिए करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई होगी तो आप बता रह जाएंगे कि आपका जो एलजे मीडिया है जिसका उपयोग हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करते हैं, बट इसको हम कितने दिन के लिए रखते हैं कल्टीवेशन के लिए? ठीक है, कमेंट जरूर करना, पता चलेगा कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, बट वही कर पाएगा जो पढ़ा होगा। हम आपको एक बात और बता रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के प्लेलिस्ट लिस्ट में जाइएगा, कल्चर मीडिया वाला क्लास देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप इनका नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे जो आपके लिंक होते हैं, या लिंक नहीं, आपके फाइल्स जो होते हैं, फाइल्स जाके आप अपना यहाँ पे कल्चर मीडिया का PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव इज यूज ABD एंटीसीरा इज, यानी कि आपका जो प्रिजर्वेटिव होता है आपके ABD के मतलब एंटीसीरा में वो कौन सा होता है? तो आपका होता है 0.1 सोडियम एजाइडीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? ए वाला सही जाएगा। ठीक, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है। ठीक है, 30 नंबर का जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइटोप्लाज्मिक स्टेन यूज इन H&E स्टेनिंग, यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्मिक स्टेन है आपके H&E में वो कौन सा होता है? तो हमने आपको जो पैप स्टेन अभी बताया ऊपर, तो बताया कि यहाँ पे जो आपका साइटोप्लाज्म है वो आपका कौन ईओसिन यूज करते हैं उसके लिए, और जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हीमोटॉक्सिन उपयोग करते हैं। तो यही पैप स्टेन के अनुसार ही हम H&E में भी प्रयोग करते हैं, यानी कि H&E में साइटोप्लाज्मिक के लिए ईओसिन और आपका जो न्यूक्लियस होता है इसके लिए हीमोटॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ईओसिन सही जाएगा। ठीक है, चलिए 31 पे आते हैं। 31 हमारा है डीकलराइजेशन मीन, यानी कि आपका डीकलराइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, डीकलराइजेशन नहीं लिया है, लिखा हुआ है डी एल्कोहलाइजेशन। डी एल्कोहलाइजेशन मतलब कि आपका जो सैंपल है उससे एल्कोहल को निकालना, एल्कोहल को क्या करना? निकालना। तो इस स्टेप को और किस नाम से जानते हैं? तो इस स्टेप को हम क्लियरिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आप हिस्टोलॉजी में से टिश्यू प्रोसेसिंग वाला क्लास नहीं लिए हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाके देखिए, वहाँ से लीजिए, तब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारे के सारे स्टेप। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं यहाँ पे 32 नंबर पे। 32 नंबर का है एल ब्लॉक स्टैंड फॉर, यानी कि आपका जो आपका एल ब्लॉक होता है एल वाला, ठीक है, उनमें से एल क्या है? तो एल आपका क्या है? ल्यूकोहार्ट्स है। ठीक है, क्या है? ल्यूकोहार्ट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर पे आ जाते हैं। 33 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज फॉर RBC काउंट, यानी कि जो आपका RBC काउंट है इसके लिए जब डाइल्यूटिंग फ्लूइड उपयोग करते हैं तो कौन सा करते हैं? जो आपका ट्रक फ्लूइड है तो आपके WBC के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आपका 1% जो अमोनियम ऑक्सीडेट है इसके लिए हम प्लेटलेट के लिए करते हैं, और आपका जो डेसी फ्लूइड है इसके लिए हम किसके लिए करते हैं? ये RBC के लिए करते हैं। इसको हम हेम्स
और आपके लिए दूसरा जो है आपका हेम्स फ्लूइड, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, हेम्स फ्लूइड और डेसी फ्लूइड दोनों का उपयोग हम आरबीसी के डाइल्यूटिंग फ्लूइड में करते हैं। ट्रक फ्लूइड का उपयोग हम डब्ल्यूबीसी के लिए, 1% अमोनियम ऑक्सलेट का उपयोग हम प्लेटलेट के डाइल्यूटिंग फ्लूइड में करते हैं, ठीक है। चलिए 34 नंबर पे आ जाते हैं। 34 नंबर का है एग्जाम्पल ऑफ सुप्रावाइटल स्टेन इज। तो सबसे पहले जाने कि सुप्रावाइटल स्टेन होता क्या है। तो ऐसा स्टेन जो आपके लिविंग सेल को ग्रोथ कराता है, किसको, लिविंग सेल को ग्रोथ कराता है, उसको हम कहते हैं सुप्रावाइटल स्टेन। जैसे अगर आपको यहाँ पे करना है किसका, रेटिकुलोसाइट काउंट करना है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट किस फॉर्म में होते हैं, इसके में जो आपके सेल्स होते हैं ये इमेच्योर के स्टेज में होते हैं और ये लिविंग के फॉर्म में होते हैं। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप यहाँ पे न्यू मिथाइलिन ब्लू का उपयोग करते हैं या फिर ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर का है ब्यूचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी का डॉट डॉट, यानी कि आपका ब्यूचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी है इसका मतलब कि किस बीमारी को कॉज करता है, ठीक है, एमोएबियोसिस, एंट्रेमाइसिस या फाइलेरियासिस। तो कुल मिला के आपका आंसर जाएगा 4 नंबर, फाइलेरिया रोग को यह काज करता है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका ब्यूचेरिया ब्रोनक्रॉफ्टी के अलावा कौन ऐसा और जीव है जो कि फाइलेरिया को काज करता है, ठीक। चलिए 36 नंबर पे आते हैं। इम्यूनोजन आर यानी कि प्रतिरक्षा जन होते हैं कंप्लीट एज यानी कि संपूर्ण प्रतिजन, अपूर्ण प्रतिजन, एलर्जन प्रतिरक्षा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका कंप्लीट यानी संपूर्ण प्रतिजन, ठीक है। चलिए 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है प्लेटलेट आर स्टोर, यानी कि आपका ब्लड बैंक से प्रश्न आ गया और ऊपर वाला आपका इम्यूनोलॉजी से प्रश्न आ गया। तो यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि सारे मतलब सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं भाई लोग, तो फ्रेंड्स इसको हम 22 से 24 डिग्री पर यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। 2 to 8 डिग्री पर हम क्या करते हैं, आपके होल ब्लड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट को कितने दिन के लिए करते हैं, 3 से 5 दिन के लिए, ठीक है। कितने दिन के लिए, 3 से 5 दिन के लिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलिए 38 नंबर पे आते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी इसमें से जो भी ऑप्शन दिया है इनमें से आपका किडनी फंक्शन यानी कि केएफटी कौन सा है, ठीक है। तो देखिए एल्ब्यूमिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट होगा, एसजीओटी। तो ये जो तीनों है ना आपका, ये एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन और एसजीओटी, ये तीनों आपका कौन सा है, आपका एलएफटी है यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट है। किडनी फंक्शन टेस्ट में आपका केवल सीरम इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, ठीक है। तो आंसर नंबर यहाँ पे 3rd वाला सही जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सिंपल प्रश्न है, पर थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है। लगातार क्लास को लेते रहेंगे तो आप यहाँ पे एग्जाम को करेक्ट करेंगे। गुडिंग एंड स्टर्ड फ्लूइड इज एग्जाम्पल फॉर, यानी कि आपके गुडिंग एंड स्टर्ड जो द्रव हैं ये किसके उदाहरण हैं, डिहाइड्रेशन के, क्लियरिंग के, डीकैल्सिफिकेशन के या फिर इम्प्रेग्नेशन के। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो आपके टिश्यू होते हैं, टिश्यू में जब आपके कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं तो इसको कैल्शियम को ख़त्म करना, ठीक है, क्या कहलाता है, आपका डीकैल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर बहुत सिंपल ही प्रश्न है। एक्सपेंड द टर्म ऑफ एलाइजा, यानी कि एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो बच्चा लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हो, एलाइजा का फुल फॉर्म ना जाने तो उसका क्या मतलब है भाई। इतना सिंपल प्रश्न तो हमने नहीं देखा था कभी। इसका जो सही आंसर जाएगा आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जाने का जो सही है ये आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, ठीक है, ये वाला सही जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट कहाँ है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, ठीक। चलिए 41 नंबर पे आ जाते हैं। 41 नंबर का जो प्रश्न है एग्जाम्पल फॉर ग्राम नेगेटिव कोकाई। देखिए ग्राम नेगेटिव स्टेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप 10 ग्राम नेगेटिव, ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को लर्न करना होगा और उसमें से थोड़ा सा आपको कोकाई फॉर्म में और बैसिलस फॉर्म में दोनों को रटना होगा, ठीक है। तो आपका जो नाइजीरिया है ये आपका क्या है, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें आपको कराने वाले हैं, परेशान बिल्कुल ना रहें, ठीक है। स्टेनिंग की जो प्रक्रिया है इसको हमने अपलोड कर दिया, इसका क्लास अपलोड है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा हमको बताना है, ठीक है। जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन का जनरल टेस्ट कौन सा है, बन है, बेंजडीन है, बेंडिक्स है या फिर ब्यूरेट है। ब्यूरेट टेस्ट आपके प्रोटीन के लिए क्या जाता है, बेंडिक टेस्ट आपका यूरिन के किसको, आपका बेंडिक टेस्ट आपके यूरिन के किसके लिए, यूरिन के रिड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे शुगर या फिर ग्लूकोज ना कह के आप रिड्यूसिंग सब्सटेंस को कहिए तो थोड़ा सा मस्त लगता है, ठीक है। बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये आपका रेशियो होता है। बेंजडीन आपके यूरिन में जब आपके हीमोग्लोबिन आपके ब्लड आ रहा होता है तब आप करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अरे भाई 43 नंबर का प्रश्न इतना सरल, फुल फॉर्म ऑफ एफनेसी, यानी कि एफनेसी का फुल फॉर्म क्या होता है,
ये साइटो से आपका प्रश्न आ गया, ठीक है। तो जो आपका पैप स्टेन था और आपका जो ये एफएनएससी का फुल फॉर्म है भैया, ये दोनों आपके साइटोलॉजी से हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पायरेशन केमिस्ट्री, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल नियोप्लास्टिन एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो आप देख लीजिए इसमें कहाँ पे है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ठीक है। और हाँ, अगर आप एफएनएससी का क्लास नहीं देखें तो साइटोलॉजी के सेगमेंट में जाइए, इसको भी देख लीजिए, सारे क्लासेस हमने ले रखे हैं। इंडिकेटर यूज इन एंटीसीरा ए इज, यानी कि आपका जो इंडिकेटर होता है एंटीसीरा मान लीजिए ई है, तो इसमें कलर आता है, जो वो कलर आपका किसके कारण होता है, तो आपका ट्रिपेन ब्लू के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है डॉट डॉट इजेन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो आपका जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है ये आपका HBsAg जो होता है ना, ये होता है। तो आपके यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, ये वाला थर्ड वाला सही जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल से प्रश्न है, इसको हमने तो अपने टेलीग्राम पे हजारों बार इस प्रश्न को हम पोस्ट किए होंगे, ठीक है। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। न्यूट्रल रेड इज यूज इन इंडिकेटर डॉट डॉट मीडिया। तो देखिए न्यूट्रल रेड जो है ये आपका इंडिकेटर के रूप में काम किया जा रहा है, तो ये किस कल्चर मीडिया में इंडिकेटर के रूप में किया जा रहा है, ब्लड अगार में, मेकांकी अगार में, चॉकलेट में, SDA में। तो देखिए हम आपको बता दें, ये आपका मेकांकी में न्यूट्रल रेड का उपयोग किया जाता है। हम आपको मेकांकी का पूरा यहाँ पे पूरा जो कुल डिटेल है, ठीक है, इसको हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये सिलेक्टिव मीडिया के अंतर्गत आता है या फिर डिफरेंशिएट मीडिया के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम जो आपका लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ये सब का जो आपका कल्चर मीडिया का क्लास है उसमें आपको मिल जाएगा। अब जाके माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया को खोलिए, थोड़ा सा उसकी जो वीडियो क्वालिटी है थोड़ा सा टाइमिंग लेकर है, मतलब कि आपका कम से कम 45 मिनट का तो ये वीडियो लेक्चर है, बट आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा आपको कल्चर मीडिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये आपका ब्लड अगार है, ये आपका जो सिंपल मीडिया होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जब ब्लड मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, ब्लड अगार। और जब आपके जो ब्लड अगार है, ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम थोड़ा और हीट कर देते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है आपके चॉकलेट अगार में, ठीक है। चलिए 47 पे आते हैं, ठीक है। एयर्स स्पेचुला इज यूज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि ये भी आपका साइटोलॉजी का प्रश्न आ गया। ये कह रहा है कि एयर्स स्पेचुला है, इसको उपयोग किस नमूने को प्रयोग करने के लिए करते हैं, तो सर्विक्स से जब आप सैंपल को निकालते हैं तो इसके लिए आप एयर्स स्पेचुला का प्रयोग करते हैं। ये इसको निकालने के बाद कोई भी सैंपल आप इसका पैप स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पेपरनोकुलस स्टेन करते हैं, ठीक है। चलिए 48 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ, यानी कि आपको चाकू जो है, ठीक है, जो हिस्टोलॉजी का प्रश्न है, जो आपके माइक्रोटोम में जो चाकू यूज होता है, अगर उसको आप तेज करना चाहते हैं उसके धार को, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, होंगिंग कहते हैं, माइक्रोटोमिंग, क्लियरिंग या फिर स्टॉपिंग। तो देखिए इसको कहते हैं होंगिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, होंगिंग, ठीक है, शान देना उसको बोलते हैं हिंदी में, शान देना, ठीक है। और ये जो आपके मतलब कि जो आपका चाकू होता है इस पर खटपट हो जाता है, ठीक है, तो उसको जब आप सही करते हैं तो उसको स्टॉपिंग कहते हैं। क्लियरिंग क्या होता है, क्लियरिंग आप एजेंट के रूप में यूज करते हैं। और माइक्रोटोमी क्या होता है, जब आप किसी भी टिश्यू को कट कर रहे होते हैं वाया माइक्रोटोम, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोटोमी कहते हैं। इसका क्लास भी जल्द ही हमने लिया है, जाके हिस्टोलॉजी के प्लेलिस्ट पे इसको क्लिक करिए और देखिए, ठीक है। 49 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, माउंटेक्स टेस्ट इज स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स इतना सिंपल प्रश्न कौन देता है यार। माउंटेन टेस्ट जो है इसका स्किन में आपके टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट किस चीज़ को स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाता है, तो आप माउंटेक्स टेस्ट को आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कह सकते हैं। इसका उपयोग आप ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं, ठीक है। इसका तो हमने ड्यूरेशन कितना होता है भी बता रखा है, ठीक है, मीडियम कितना होता है, नेगेटिव कितना होता है, ठीक है। चलिए आते हैं 50 नंबर के प्रश्न पे। 50 नंबर का डॉट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। आयरन ओवरलोड, ग्राफ्ट, बीएस, होस्ट डिजीज, सर्कुलेशन ओवरलोड, बैक्टीरियल कंटामिनेशन। तो देखिए बैक्टीरियल कंटामिनेशन से इम्यून मीडिएटेड से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और ये आयरन का चाहे लोड हो जाए और चाहे सर्कुलेशन ओवरलोड हो जाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है तो आपके ग्राफ्ट, बीएस, होस्ट डिजीज के द्वारा, ठीक है। चलिए आते हैं 51 नंबर पे, लिस स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि लिस का जो है अर्थ क्या है, लीटर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन, लेवल ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन, लो आयनिक शुगर सोल्यूशन, ठीक है, लो आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा, ठीक है, लो आयनिक स्ट्रेंथ सोल्यूशन, ठीक है।
52 नंबर का जो प्रश्न हमारा, रिएजेंट यूज फॉर फ्लोटेटिंग मेथड ऑफ स्टोल, ठीक है, यानी कि मल की जो फ्लोटेटिंग विधि है इसके लिए आप कौन सा अपकर्मक का प्रयोग करते हैं? तो आप यहाँ पे जिंक फास्फेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही जाएगा। चलिए 53 नंबर को देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। 53 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, डाटा डीजिए थिंग्स बोन, जांग की हड्डी कौन सी है? बताइए, कोई पूछने वाला प्रश्न है आपका। यहाँ पे कौन सा सही आएगा? फीमर आपका जांग की हड्डी होगी। और ये अल्ना जो होते हैं, कार्पल्स जो होते हैं आपके उंगलियों यानी कि जो आपकी कलाई होती है इनकी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, कलाई की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 54 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, आयरन स्टोर आर रिड्यूस इन डॉट डॉट, यानी कि अगर आपका कौन सा यहाँ पे एनीमिया होगा जिसके केस में आपका आयरन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक, पेरिसियस एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि आपका जो सेल का साइज है ये क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। और आपका जो हाइपोक्रोमिक मतलब क्या हो गया? आपका क्रोमिक मतलब हो जाता है कलर और हाइपो मतलब हो जाता है कम, ठीक है, यानी कि आपका जो रेड सेल है इसका कलर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो आपके रेड सेल का साइज छोटा हो रहा हो, आपके रेड सेल का कलर कम हो रहा हो, तो ये कंसीडर किया जाता है आपके माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। और इसमें आपका आयरन स्टोरेज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के रूप में भी जानते हैं, जो कि आपके इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगर आप एनीमिया का क्लास नहीं लिए हैं, हेमेटोलॉजी वाले पोर्शन में जाएं, आप वहाँ से एनीमिया का लेक्चर है उसको लीजिए। वहाँ पे 2 पोर्शन मिलेगा आपको, एनीमिया का मिलेगा और आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मिलेगा। आप दोनों को पढ़िए, तब जाके आपका पूरा एनीमिया क्लियर होगा। और एनीमिया से अगर कोई भी प्रश्न बनेगा आप उसको क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही सिंपल है, साइट फॉर CSF कलेक्शन इज एडल्ट, यानी कि सेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में, यानी कि जो आपका कलेक्शन का साइट है ये क्या होता है? एडल्ट में। तो आप एडल्ट में क्या करते हैं? आप L3 से L4 यानी कि लंबर पंचर L3 से L4 तक करते हैं। अब हम आपको बच्चे में कहाँ पे करते हैं ये भी बताया हूँ, तो आपको जाके सारे लेक्चर्स देखने होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। 56 नंबर का बफी कोड पूछ लिया है। बफी कोड का यूज कहाँ पे होता है? ठीक है, एल सिकल सेल के लिए, एली सेल के लिए, पैराबेसल सेल के लिए, सुपरफिशियल सेल के लिए, एली सेल के लिए हम यहाँ पे करते हैं बफी कोड का उपयोग। मान लीजिए आपका ट्यूब है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपके रेड सेल्स हैं, यहाँ पे आपके प्लाज्मा है, तो इसके बीच में आपका क्या पाया जाता है? बफी कोड पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपका जो WBC होता है ये पाया जाता है, साथ साथ में कुछ आपके प्लेटलेट भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 57 नंबर के प्रश्न पे। 57 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, व्हिच फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम आर जनरली एब्सेंट इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ द पेशेंट, यानी कि कौन सा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम में से कौन सा प्रकार है जो सामान्य रोगी की परिधीय रक्त फिल्म के में अनुपस्थित होता है। अब परिधीय रक्त मतलब पेरीफेरल, जैसे आप यहाँ पे स्पेन जब बना रहे वाली स्लाइड है, तो जो ये वाला आपका यहाँ पे स्लाइड बना है इसको कहते हैं पेरीफेरल स्मेयर। तो इसमें आपका क्या होगा? ये जो का फैल्सिफेरम होगा ये एब्सेंट होगा, बट आपका किस में दिखाई देगा? अगर आपका ये ओवेल से वाला स्मेयर बनाए हुए हैं तो उसमें दिखाई देगा। बट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पेरीफेरल वाला पूछा गया है, तो आपका रिंग होगा या फिर स्नोजॉइड्स होगा या फिर आपका अर्धचंद्राकार क्रिसेंट्स होगा या फिर ट्रोफोजॉइड्स होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ये आपका क्या होगा? स्नोजॉइंट, सेकेंड नंबर का, ठीक है। चलिए आते हैं 58 नंबर के प्रश्न पे। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, तो देखिए आपका ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से प्रश्न आ गया, ठीक है। तो मतलब आपको कुल मिला के टोटल पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है ये 2 होता है, एक होता है आपका सिस्टोलिक, एक होता है आपका डायस्टोलिक, ठीक है। तो सिस्टोलिक का आपका होता है 120 mmHg और आपका जो यहाँ पे डायस्टोलिक होता है आपका 80 mmHg होता है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकता था कि आपके नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, बट इसने ऐसा नहीं किया, इसने पूछ लिया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आप फंस जाते हैं वहाँ पे, 80 करें, 90 करें, 100 करें, 120 करें। तो ध्यान रखिएगा जो सिस्टोलिक होता है इसकी जो मात्रा होती है प्रेशर की ये ज़्यादा होती है, डायस्टोलिक वाले की कम होती है, ठीक है। चलिए 59 नंबर पे आते हैं। द प्रोटेक्टिव कवर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, मान लीजिए आपके बैक्टीरिया हैं तो इनमें से जो कवरिंग होती है ये प्रोटेक्टिव कवर क्या कहलाता है? फ्लैजेला, पीली, कैप्सूल या फिर इनक्लूजन ग्रेन्यूल्स। देखिए आपके जो फ्लैजेला होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है?
ये आपका फ्लैजेला है, ठीक है। और इसके अंदर आपके यहाँ पे सेल्स पाए जाएंगे, जिसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपका कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल। तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा, जो कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग एरिया होता है आपका क्या होता है, कैप्सूल होता है। और जो पीली होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या फिर इसको ऐसा कहिए कि आपका जो होस्ट होते हैं ना, होस्ट से चिपकने के काम आपके पीली के द्वारा होता है, ठीक है। और फ्लैजेला का काम आप जान ही गए होंगे, फ्लैजेला के द्वारा ये अपने गति को पाते हैं, ठीक है। चलिए 60 नंबर पे आते हैं। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें लग रहा है, बहुत सिंपल। विडाल टेस्ट इज एन डॉट डॉट। विडाल टेस्ट एक जांच है। अवक्षेपण प्रक्रिया, योजन, पूरक, स्थिरीकरण या फिर रंजक, यानी कि कलर रिएक्शन है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है, एग्लूटिनेशन है या फिर प्रेसिपिटेशन है। तो ये आपका एग्लूटिनेशन है। क्या है? एग्लूटिनेशन है, यानी कि इसमें आपका जो सैंपल होता है ये एग्लूटिनेट हो जाता है, ठीक है। और टाइफाइड को विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर पे आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन हम देख के बता दिए, इसका आपका आंसर जो होगा जेंथोक्रोमिया हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि येलो कलर ऑफ सेसप इज नोन एज। हजारों बार इसको हम बता चुके हैं कि आपके जो सेसप होता है, अगर इसका कलर आपका यहाँ पे येलो है तो इसको हम जेंथोक्रोमिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे 62 नंबर का। 62 नंबर का गैस गैंग्रीन इज काज बाय, यानी कि आपका जो गैस गैंग्रीन है ये किसके द्वारा काज होता है, ठीक है। तो आपका ये क्लास्ट्रीडियम स्पेक्ट्रम के द्वारा होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा ये सेकंड नंबर वाला जाएगा, ठीक। 63 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, बहुत सिंपल प्रश्न भैया। मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब भैया इसको ना कर पाओ, ये तो आपके 8th के बच्चे इसको रट लेते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, चीनी का क्या होता है, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, डाइसेक्राइड क्या होते हैं। तो यार अब ये प्रश्न अगर आपके आ रहे हैं तो आपको इसको करेक्ट करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं करेक्ट कर पा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आपको एग्जाम करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 64 पे आ जाते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, इम्यूनोग्लोबिन हुच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। हजारों बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके पेपर में ये आ गया। देखिए IgM, IgG, IG, IgD। तो देखिए आपका IgG जो होता है ये आपके प्लेसेंटा में क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और आपके IgM, IG, IgD के बारे में अगर जानना है तो आप हमारे इम्यूनोलॉजी के लेक्चर को पढ़िए, उसके जो प्रश्न है उसको करिए, और नहीं तो हम वॉरियर 1.0 वाले बैच में तो बता ही देंगे सब कुछ। 65 नंबर का जो प्रश्न है, डाटा डीजिए कीटोन बॉडी, इनमें से कौन सा कीटोन बॉडी है। तो देखिए यूरिया ना कीटोन बॉडी है, ये सब अलग प्रकार के आपके केमिकल से समझिए। यूरिक एसिड, ये जो आपका जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसिड है, ये आपका क्या है, ये आपका कीटोन बॉडी है, ठीक है। चलिए 66 पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन इज। बेटर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है, साहिली है या फिर आपका साइन में हीमोग्लोबिन है। दो ही को कभी कंसीडर कीजिएगा, साइन में हीमोग्लोबिन आपका हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 67 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, ये कह रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन इज कॉल्ड, यानी कि आपका जो लाइफ साइकिल आपके प्लाज्मोडियम का ये मैन में जो होता है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, इस स्नोगोमी या फिर प्लाज्मोडियम स्पोरोजियमी गैमोसाइट, ठीक है। तो सही आंसर इसका आपका जगह फर्स्ट वाला स्नोगोगेमी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं 68 नंबर के प्रश्न पे। 68 नंबर का जो प्रश्न है, एंटीकोगुलेंट डेट चिलेट कैल्शियम इज। तो फ्रेंड्स जो हमारा एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, इसका काम क्या होता है कि हमारे रक्त को थक्का बनने से रोक दे, ताकि हमारा जो सैंपल है ज्यों का त्यों बना रहे और इसका टेस्ट हम अच्छे से कर लें। तो इसके लिए अलग अलग जो हमारे एंटीकोगुलेंट होते हैं वो अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे अगर हम EDTA की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम आयल होता है, ठीक है, कैल्शियम उसको क्या कर देता है, चिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें से अगर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा जो पूरा क्लॉटिंग का प्रक्रिया है वो रुक जाता है, ठीक है। तो हमारा सैंपल ज्यों का त्यों बना रहता है। तो EDTA जो आपका है इसमें कैल्शियम का चिलेशन हो जाता है। तो आंसर तो यहाँ पे सही जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे सोडियम फ्लोराइड की, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। बट इसमें कुछ अलग तरीके से जाए, मान लीजिए आपके जो ग्लूकोज का लेवल अगर बहुत देर तक ऐसे रख देंगे तो वो इंक्रीज हो जाता है, बट ये सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, इस लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सोडियम साइट्रेट की, तो सोडियम साइट्रेट में भी क्या होता है, इसमें आपके जो कैल्शियम है ना, इसका एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम जो आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्म बना लिया तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं डिस्टर्ब हो गए, तो भी आपका कैल्शियम का जो आपका थक्का बनना होता है ये रुक जाता है। तो ये अलग अलग बेस पे काम करते हैं। इसका लेक्चर आप हेमेटोलॉजी के जो पोर्शन हमारा एंटीकोगुलेंट वाला है इसको लीजिए, पूरा लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रिंसिपल पे
कौन कौन से एंटीकोगुलेंट काम करते हैं और कौन कौन से आपका जो एंटीकोगुलेंट है उसके लिए कौन कौन से टेस्ट प्रीफर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, आप इन सब टेस्ट को देख लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद में आप MCQ को सॉल्व करेगा, कसम से हलवा जैसे आपको ये सॉल्व मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, 69 नंबर के प्रश्न पे। ये कह रहा है कि सिकलिंग टेस्ट इज डन फॉर, तो सिकलिंग टेस्ट आपके सिकल सेल एनीमिया के लिए किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, सेकेंड नंबर का सही जाएगा। उसके बाद में 70 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, ठीक है, हु इन्वेंटेड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो देखिए जो आपके यहाँ पे के लैंड स्टीनर है, इन्होंने कौन सा ब्लड ग्रुप दिया था, ABO को दिया था। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप को दिया था, ध्यान रखिएगा। और जो आपके यहाँ पे RR बेंडे हैं, ठीक है, ये आपके क्या दिए थे, ये आपका बॉम्बे ग्रुप जो है, ठीक है, बॉम्बे ग्रुप को इन्होंने दिया था। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर जो थे ABO को, और जो RH बेंडे हैं ये आपके बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। और आपके कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे केल हो सकता है, ठीक है, और आपका कौन सा हो सकता है, M हो सकता है, L हो सकता है, कई सारे ब्लड ग्रुप हैं। आप देखिए जाके, कई सारा लेक्चर हमारा पढ़ा है, नहीं तो हम आगे जब सॉल्व कराएंगे ब्लड बैंक वाले MCQ तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका 70 प्रश्न था। यहाँ पे कुछ प्रश्न जो आपके करेक्शन कराए गए थे, जिससे प्रोसेस कैप्सूल कौन सा है। ठीक है, 72 नंबर में कौन सा आपके चीन के अक्षर के द्वारा कौन से बैक्टीरिया है जिनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और एक है यहाँ पे बैलूम एंटीकोगुलेंट इन 350 ml ब्लड बैग, यानी कि आपका 350 ml का बैग है, तो उसमें कितना आप यहाँ पे मतलब कि थक्का को डालते हैं, सॉरी थक्का मतलब एंटीकोगुलेंट को डालते हैं। ठीक है, 50 ml या फिर 30 ml पर। तो देखिए ये सब प्रश्न क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो रहे होते हैं ना, कि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसीलिए इनको कैंसिल करवा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 75 नंबर के प्रश्न को देखा, एकदम से सिंपल प्रश्न थे, बहुत मीडियम ना कह के मीडियम से भी बहुत हल्के थे। बस ज़रूरत आपकी स्टडी के हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिक से शुरू करना है। ठीक है, बेसिक से शुरू करना है और आप एग्जाम को करेक्ट कर ले जाएंगे। हम जब भी MCQ बताएंगे चारों ऑप्शन को लेकर चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बार बार रिपीट करेंगे, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपका अगर हम जनरल स्टडी से देखें तो यहाँ पे क्या गया है कि आप प्रीपोजिशन को चूज करिए, बी वेटेड डॉट डॉट द स्टेशन डॉट डॉट 15 मिनट, यानी कि आप स्टेशन पर वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका एट लगेगा, क्या लगेगा, एट लगेगा, और 15 मिनट तो यहाँ पे फार लगेगा, बी वेटेड एट द स्टेशन फॉर 15 मिनट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से रीजनिंग का है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सेकंड नंबर, इतना हमको रीजनिंग नहीं आता है, जो मेरा मेन मकसद है आपके 75 नंबर को कवर कराना है। टाइम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये आपका जनरल स्टडी को कराएंगे। ठीक है, नहीं तो कोई दूसरे लोग को कह देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो प्रश्न हमारा है, ये कह रहा है कि द वांडर्ड इज डॉट डॉट मैनेट मेक लिविंग इन द फेस इफ सोरिंग इन्फ्लेटिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द पीपल, या फिर आपका यहाँ पे सॉरी हाउ ऑल पीपल, हाउ दीज पीपल, हाउ एवरी पीपल। तो 4 नंबर का यहाँ पे जो सही आंसर आपका यहाँ पे कौन सा जाएगा, हाउ दीज पीपल जाएगा। क्या सही जाएगा, हाउ दीज, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो एकदम से सिंपल था। ठीक है, फिर दूसरा रीजनिंग का आ गया। ठीक है, तीसरा थोड़ा सा टफ लग रहा था। ठीक है, बट ये भी आप कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 44 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए भैया, वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला होता है ना, भुजा गुणे 4 होता है। क्या होता है, भुजा गुणे 4 होता है। तो ये टोटल भुजा गुणे 4 का जो पूरा यहाँ पे टोटल आया है, ये 44 आया है। तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए आपका वर्ग है तो उसका एक भुजा का निकाल लीजिए पहले, कि आपका एक भुजा कितना होगा। तो इसको क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो एक भुजा आपका कितना है, 11 है। ठीक है, तो 11 आपका एक भुजा है, और भुजा का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है भुजा गुणे भुजा। क्या हो जाता है, भुजा गुणे भुजा। तो 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 121 मीटर प्रति स्क्वायर, यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा मैथ का प्रश्न था भाई, इसको तो कक्षा 4-5 के लड़के सॉल्व करते हैं। ठीक है, डॉक्टर अमित मित्रा, ठीक है, डॉक्टर अमित मित्रा डॉक्टर सेक्रेटरी जनरल IFC विदेश फॉरेन डेलीगेटेड। तो इसका सही आंसर जाएगा दा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आर्टिकल से फिल करना था, तो आर्टिकल आप फिल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि अरुण, या देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपका मैथ से आ गया है। यदि अरुण 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल खरीदता है और उसकी 6 रुपये प्रति पेंसिल बेचता है, तो इसका लाभ कितना होगा। तो देखिए 5 पेंसिल आपका प्रति हिसाब से 10 पेंसिल खरीदता है, तो 10 पेंसिल आपका खरीदा कितना हो गया, टोटल 50 रुपये हो गया। ठीक है, 50 रुपये में ये क्या कर लिया, बाई कर लिया है। बेच कितने रुपये में रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है, कितने हिसाब से 10 पेंसिल। ठीक है, तो 10 पेंसिल कोई बेचेगा भी तो 10 गुणे 60,
60 रुपये में बेच दिया, 60 में से 50 को घटा दो, 10 रुपये का इसका टोटल लाभ हुआ। भाई सिंपल सा है, मतलब कि प्रति पेंसिल के ऊपर इसको कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब ये प्रश्न तो हर बच्चा कर ले जाएगा, आंसर नंबर सेकंड सही जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर पे आते हैं। किस देश में 2016 में चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो चितवन हाथी का जो महोत्सव का आयोजन किया गया था ये आपका नेपाल में किया गया था। 3rd नंबर सही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन हो गया। श्याम एक आतिशबाजी कारखाने में कार्य करता है, उसके कार्य वस्त्रों के विलेपन में उपयोग होने वाला सामग्री डॉट डॉट होनी चाहिए। मतलब कि कौन से वस्त्र यहाँ पे वो लेगा, ठीक है, रेयान का, एक्रिलिन का, पॉलिस्टर का, या फिर मेलामाइन प्लास्टिक का। तो आंसर नंबर 4 मेलामाइन प्लास्टिक का ये लेगा। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन आपका एक कंप्यूटर से आ गया। ये कह रहा है कि कंप्यूटर औद्योगिक क्षेत्र में बैन का विस्तृत रूप क्या है? तो आप इसका बहुत सिंपल सा है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब बहुत छोटी छोटी बहुत ही बेसिक चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं जो इंद्रियों से परे हो। जाके हिंदी का प्रश्न आ गया। ठीक है, इसके लिए एक शब्द चुनिए, अतीन्द्रिय, अछूत, दूरदर्शी या फिर अध्यस्य। तो इसका जो सही आंसर जाएगा अतीन्द्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। ठीक है, यू विल हैव गेट एन डॉट डॉट टू गेट इनटू द फैक्ट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कह रहा है कि बी विल टू गेट एन डॉट डॉट टू गेट इनटू द फैक्ट्री। मतलब कि आपको यहाँ पे पास से रिलेट कर रहा है कि आपके पास होगा टू गेट इनटू द फैक्ट्री, जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए कितना मस्त है कि तापन द्वारा द्रव को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, जिसके पश्चात वाष्प को फिर द्रव में संघनन होना कहलाता है। यानी कि एक बार आपका जो द्रव है ये आपका वाष्प में बदल जाए, उसके बाद में फिर ये वाष्प जो है द्रव में बदल जाए संघनन के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं, डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा आप डिजिटल वाटर का भी फॉर्मेशन करते हैं। 13 नंबर का जो प्रश्न है, आज दिल्ली की घुड़सवारी देखने की योग्य थी। इसमें क्या पूछा है आपका? समासिक कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए सही आएगा। ठीक है, ये एक प्रश्न आपका ग्राफ से आ गया। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा किसी तरह से। ठीक है, मानवीय आंतों में उंगलियां, क्या देखिए यहाँ पे एक साइंस का प्रश्न आ गया, मानवीय आंत में उंगलियों के समान ऊर्ध्व डॉट डॉट सहायता करती हैं। तो आपका जो ये आपका फिंगर लाइक जो आउटसाइड ग्रोथ होता है ये आपके भोजन को अवशोषित करने में किया जाता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें तो अगर लेवल बता दें तो क्लास 8 तक जो आपके प्रश्न होते हैं वो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम एकदम कंफर्म कर दिए। समीर, सागर और कुसुम आ गए, रचना के आधार में सही वाक्य भेद कीजिए। तो ये आपका सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी का प्रश्न हो गया, आपके साइंस से आ गया है, आपके एक प्रश्न कंप्यूटर से आया है, मैथ से प्रश्न आया है, रीजनिंग से एक आया है। वह वाद्य यंत्र जो वायु स्तंभों में कंपन के माध्यम से संगीत उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए एक मैथ का प्रश्न और आ गया। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप इसको मतलब कि इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। ठीक है, 1/4 है, आप मतलब गुणे हो जाता है 100 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है भागे 25। ठीक है, तो देखिए आप काम कर इसको भाग दे दीजिए, 25 चौका आपके 100 हो गया। ठीक है, तो 4/4 हो गया, इसको कर दीजिए, आपका आंसर 1 आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल सा फ्रेंड्स रहता है, आप इसको हलवा के जैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आपका अगला है कि ये करंट अफेयर से एक प्रश्न आ गया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवेशन इंडेक्स में आपका 2016-17 में भारत का कौन सा रैंक था? ठीक है, तो ये आपका 39वां रैंक था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जाएगा। ठीक, परिणाम शब्द का सही विग्रह क्या है? ठीक है, परिणाम हो जाएगा इसका सही विग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। हिंदी से प्रश्न आपके आए हैं 2-3। ठीक है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, प्रथम 7 विषम संख्या ले लीजिए और उसका माध्य ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, आंसर नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, किसी भाषा में विल हुई दिल का मतलब टेल देम मनाओ, ये रीजनिंग का प्रश्न है भाई। ठीक है, उसके बाद में डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी एट द मोमेंट डॉट डॉट आई डॉट डॉट टू कंसंट्रेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि आई डू नॉट डिस्टर्ब मी एट द मोमेंट, इस समय हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, आई डॉट डॉट कंसंट्रेट,
तो आई एम हो जाएगा यहाँ पे, आई एम ट्राइंग कंसंट्रेट, ठीक है। जो आपका कंटिन्यूस में सॉरी प्रेजेंट में है तो इसको हम प्रेजेंट में ही क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। द सिटी डॉट डॉट क्वेटो लाई डॉट डॉट इज क्वेटर, तो इसका आंसर जाएगा ऑफ एंड नियर, ठीक है। द सिटी ऑफ क्वेटो लाइज नियर द क्वार्टर, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के 25 प्रश्न यहाँ पे थे। 25 प्रश्न में आपने देखा हिंदी से प्रश्न आए आपके, मैथ से प्रश्न आए आपके, ठीक है, रीजनिंग से प्रश्न आए आपके, ठीक है, साइंस से एक प्रश्न आपके आया, ठीक है। कुल मिला के सारे चीज़ों से एक प्रश्न आपका कंप्यूटर से आया। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लास 8 तक सभी चीज़ों को पढ़ना है और आपके MLT और DMLT, ठीक है, दोनों से जो आपके दोनों के आपके जितने भी कोर्स पढ़ाए गए हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल पेपर है, ठीक है। आप अगर लगातार 3 महीने यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और जो क्लासेस हम लेंगे उनको लेते रहेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को करेक्ट पाएंगे, आपका रैंक सबसे टॉप पे रहेगा, ये मेरा वादा है। बस आपको करना क्या है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, उस पर जाके देखिए कि किस प्रकार से क्विज पोल डाले जा रहे हैं। क्विज पोल के आपको आंसर करने हैं डेली की डेली, ठीक है, और आपको नोट डाउन भी करना है कि आप कितने मार्क तक यहाँ पे हल कर रहे हैं। अभी तक जो SGPGI का एग्ज़ाम चल रहा था इसमें हम थोड़ा सा हाई लेवल को लेकर चल रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम सेंट्रल की थी और ऐसा उम्मीद था कि जो पेपर है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी का आएगा, बट ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं आया, मीडियम था पेपर। बट आपका जो यहाँ पे ग्रुप 5 का एग्ज़ाम है ये हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले आपको क्या करेंगे, स्लो पढ़ाएंगे, मतलब स्लो मतलब कि सिंपल लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक हम आपको लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रुप 5 में ऐसा हो जाए कि एक बैग से हाई प्रश्न आ गए आपके तो आप कर ही नहीं पाए, आप सिंपल ही पढ़े थे, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और हाँ, हम सबसे पहले हेमेटोलॉजी से शुरू करेंगे और हेमेटोलॉजी से हम एक टॉपिक को लेकर शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम चाहे एंटीकोगुलेंट बताएंगे तो केवल एंटीकोगुलेंट के प्रश्न आएंगे, फिर आपके अगर हम सेल्स के बारे में बता रहे हैं तो सेल्स के बारे में, ठीक है। अगर हम आपके एस्टिमेशन की हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के बारे में बता रहे हैं तो उसी से क्वेश्चन बना के देंगे। इस तरह से कम 1 मंथ तो ऐसा चलेगा, ठीक है, ताकि जो भी पॉइंट आपके हैं वो क्लियर होते चलें, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना है क्योंकि वहाँ पे आपको क्विज पोल मिलेगा। अगर मान लो हमको ये PDF भेजना है तब भी हम इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो पर्सनल नंबर है 63077, ठीक है, 63077 8182, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट है तो इस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नए क्लास में नए जोश के साथ। थैंक यू।